हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स एक कंप्लीट फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग सैंपल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ये होगा आपका पेपर नंबर 2। हम लोग सीबीएसई के द्वारा इशू किया गया सैंपल पेपर पॉलिटिकल साइंस का ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। उसके बाद में हमने मैग्नेट ब्रेन सैंपल पेपर नंबर 1 सॉल्व कर लिया है और ये है मैग्नेट ब्रेन सैंपल पेपर नंबर 2। ये जो सैंपल पेपर हैं ये स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए डिजाइन किए गए हैं, बोर्ड की प्रिपरेशन के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके जो क्वेश्चंस है, ट्रस्ट मी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग ऐसे 10 सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे और जब आप 10 सैंपल पेपर को इनको सॉल्व कर लोगे तो आपको एक कंप्लीट होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग लग जाएगी। बहुत सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बहुत सारी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपसे बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाना है। तो इन सैंपल पेपर को आप लोग बेसिकली बहुत ही ज्यादा सीरियसली लीजिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि अभी ये चल रहा है वो चल रहा, ऐसा कुछ नहीं। इन सैंपल पेपर को आपको आप लोगों को बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेना है। और मैग्नेट ब्रेन्स पर बहुत सारा आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। लाइक सैंपल पेपर की बुक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक है, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की सारी बुक्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर इन सब के बारे में आपको और जानकारी जानना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी हुई है, वहां से जाके आप ये सारी चीजें चेक कर सकते हैं। इन सारे कंटेंट को आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां पे आप लोग विजिट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं सैंपल पेपर सॉल्व करना। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, जब भी हम लोग सैंपल पेपर सॉल्व करते हैं तो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमें उसके जनरल इंस्ट्रक्शंस पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो हमें जानना हद से ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। ठीक है, तो पहला जनरल इंस्ट्रक्शन, पहले उसमें चलते हैं। एक एक चीज को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं क्योंकि यही जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये छोटी छोटी चीजें आपको बताती है पेपर को कैसे सॉल्व करना है। तो यूजली आप लोग क्या करते हैं, यूजली आप लोग इन सारी चीज में स्किप कर देते हैं और सीधे क्वेश्चंस पे बढ़ जाते हैं। लेकिन कई बार यहाँ पे बहुत छोटी छोटी चीजें लिखी रहती है, लाइक कितने वर्ड्स में आंसर लिखना है, कैसे करना है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से चेक करनी होगी। ठीक, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन ए हैज 16 ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच। जो सेक्शन ए है वहां 16 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, वो 1 नंबर के होंगे। ठीक, सेक्शन बी हैज 2 पैसेज बेस्ड क्वेश्चन 17 एंड 18 हैविंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स। जो सेक्शन बी है उसमें पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है 2, लेकिन उसमें भी एमसीक्यू आपको पूछे जाएंगे। ठीक है भैया। देन उसके बाद में Question number 19 to 22 carries 2 marks each. Answer to these questions should not exceed 40 words. ये जो क्वेश्चन 19 to 22 है ये 2 नंबर के हैं और यहाँ पे जो आपसे सवाल पूछे गए हैं उसको आपको 40 शब्दों में आपको उनका आंसर लिखना है। ठीक है। Question number 23 to 27 carries 4 marks each. Answer to these questions should not exceed 100 words. यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 23 से लेके जो 27 तक है वो 4 मार्क्स के सवाल है और इनके जो आंसर्स हैं वो 100 शब्द से ज्यादा एक्सीड नहीं करने चाहिए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 to 29 pertain to map and cartoon question carrying 5 mark each to be answered accordingly. यहाँ पे 28 to 29 ये 5 मार्क्स से सवाल है, कार्टून बेस्ड क्वेश्चन है और मैप बेस्ड क्वेश्चन है, उन्हें हमें अच्छे से करना है। देन क्वेश्चन नंबर 30 to 32 carry 6 mark each. Answer to these questions should not exceed 150 words. तो लास्ट में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे जहां 6 मार्क्स के सवाल रहेंगे और हमें आंसर कितने 150 शब्दों में देना है। 150 मार्क्स में हमें यहाँ पे आंसर्स देना है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन है, पहले जो 16 क्वेश्चन है वो एमसीक्यू आने वाले हैं। 17 और 18 पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, उसमें भी एमसीक्यू रहेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। Which Soviet Union leader brought about the reforms of Glasnost and
पेरेस्ट्रोइका, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग देख रहे थे कि सोवियत यूनियन में जो रिफॉर्म्स लाए गए वो कौन से लीडर लेके आए, मिखाइल गोर्बाचेव ने लेके आए, निकिता क्रुश्चेव, जोसेफ स्टालिन को किसने लेके आए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है कि ये रिफॉर्म मिखाइल गोर्बाचेव लेके आया। और उसके बाद में हम लोग क्या देखते हैं, उसके बाद में हम लोग डिसइंटीग्रेशन देखते हैं सोवियत इकोनॉमी का। यहाँ पे हम लोग उसमें अलग अलग कंट्रीज बढ़ जाती है, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ प्रेस और ये सारी चीज़ों की यहाँ पे बात की गई, इकोनॉमी को थोड़ा सा ओपन अप कर दिया गया, फ्रीडम दे दी गई, ये वो वाले रिफॉर्म्स है। और इन रिफॉर्म के बाद में हम लोग देखते हैं कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। तो ये रिफॉर्म कौन लेके आता है, ये रिफॉर्म लेके आते हैं मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है। क्लियर है, एक नंबर हमारे यहाँ पे पक्के हो गए। विच ट्रीटी स्टैब्लिश द EU, ठीक है, कौन सी ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट, लिस्बन ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ पेरिस, नन ऑफ द अबव, कौन सी ट्रीटी, इन तीनों में से कौन सी ट्रीटी या फिर कोई सी भी नहीं, कौन सी ट्रीटी ने EU को स्टैब्लिश किया। तो ऑफ कोर्स द आंसर गोज टू ए, दैट इज ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप लोग एनसीईआरटी बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहेंगे, सारी चीजें आपको बहुत क्लियर रहेगी, तो आपको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। मेन ये होता है कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती है तभी बहुत ज्यादा समस्या देखने को मिलती है, ठीक है। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is a major regional initiative taken by the countries of South Asia for regional cooperation? कौन सा मेजर इनिशिएटिव लिया गया साउथ एशियन कंट्रीज के द्वारा फॉर रीजनल कॉपरेशन, ठीक है। नॉट टू इंटरफेयर इन ईच अदर मैटर, ठीक है, टू सपोर्ट ईच अदर इन UN, ठीक, टू फॉर्मेशन ऑफ सार्क, ठीक है, टू फॉर्म द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन ऑल स्टेट। तो ऑफकोर्स द फॉर्मेशन ऑफ सार्क, जो साउथ एशियन कंट्री है उन्होंने सोचा कि हम एक सार्क, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग साथ में मिलके कॉपरेट करेंगे, एक रीजनल कॉपरेशन होगा, सारी कंट्री आपस में कॉपरेट करेगी, ट्रेड वेड अच्छे से होगा और सभी कंट्री का डेवलपमेंट होगा। तो फॉर्मेशन ऑफ सार्क जो था वो मेजर, वो इंपॉर्टेंट और मेजर इनिशिएटिव देखा गया है कि मेजर इनिशिएटिव है। क्लियर है, समझ में आ गया, ये वाली चीज भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन के टुवर्ड्स बढ़ते हैं। डैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन टुडेज वर्ल्ड। इन सब में से सबसे ज्यादा कौन सा इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है? पहला यूनाइटेड नेशन, दूसरा वर्ल्ड बैंक, तीसरा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, चौथा लीग ऑफ नेशन। तो ऑफ कोर्स यूनाइटेड नेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सभी है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे पूछा गया कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा, आप वो हमें बताइए। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट में क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है, ये वाली चीज भी आपको समझ में आ गई है। नेक्स्ट उस पर बढ़ते हैं, ठीक है, यूनाइटेड नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is a component of traditional security? Traditional security को देखने के लिए which of the following is component of traditional security? Traditional security का कौन सा component है, मतलब पुरानी वाली चीजें, alliance building, deterrence, डराना, balance of power और all of the above। तो all of the above। अलायंस बिल्डिंग, 3-4 कंट्री मिलके से साथ में अलायंस बना लेती है, ग्रुप बना लेती है। डिटरेंस, डराना, एक तरीके से डराना इन द सेंस ज्यादा से ज्यादा मिलिट्री पावर, न्यूक्लियर पावर लेना। बैलेंस ऑफ पावर स्टैब्लिश करना, अगर ये ग्रुप ज्यादा मजबूत है तो इसके रिस्पॉन्स में एक दूसरा ग्रुप होना चाहिए जिसकी की पावर सेम इसके जैसी हो, ठीक है। तो ये तीनों ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के कंपोनेंट है। तो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। अलायंस बिल्डिंग भी पार्ट है, डिटरेंस भी पार्ट है, बैलेंस ऑफ पावर भी पार्ट है और ऑल ऑफ द अबव। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which among the following is a correct form of WWF? ठीक है, WWF, ठीक है, WWF वो नहीं, WWF का यहाँ पे हमें बताना फुल फॉर्म क्या है। वर्ल्ड वाइड फाउंडेशन, वर्ल्ड वाइड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन, वर्ल्ड वाइड वाइल्ड लाइफ फॉर्मूला। सो द करेक्ट इज वर्ल्ड वाइड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, ये है इसका करेक्ट एब्रीवेशन। आपको ये करेक्ट एब्रीवेशन को ध्यान रखना है, जैसे IEA, ठीक है, ये जो छोटी छोटी जो UN और ये जो सारी चीजें हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO,
ILO का फुल फॉर्म क्या है। तो ये वाली जो चीजें इनके फुल फॉर्म पूछे जाएंगे। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि WTO का फुल फॉर्म क्या है, कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि यहाँ पे IMF का फुल फॉर्म क्या है, वो आपसे पूछेंगे यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, वो आपसे पूछेंगे ILO का फुल फॉर्म क्या है। तो ये वाली चीजें आपको ध्यान रखना है, जो कॉमन नहीं है, जो चीजें कॉमन नहीं है उनका क्या होगा, उनका आपसे फुल फॉर्म पूछा जाएगा कि जो चीजें कॉमन नहीं है उनका आपसे फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा जाएगा। क्लियर है, ये वाली चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट हैज अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटेड टू द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आप करेक्ट ऑप्शन चूज कीजिए जिसने कि सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया है टू द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। पहला फियर ऑफ वॉर, दूसरा सिक्योरिटी थ्रेट, तीसरा एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फोर्थ इज अचीवमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन। चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट हैज सिग्निफिकेंटली, जिसने सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया है। तो फियर ऑफ वॉर, तो जिसने सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया है ग्लोबलाइजेशन को और बढ़ाने में, तो ऑफ कोर्स ये क्या होगा, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। फियर ऑफ वॉर तो हो नहीं सकता, वॉर से कैसे होगा। सिक्योरिटी थ्रेट भी नहीं है। अचीवमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन ठीक है, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है तो हम सारे लोग साथ में आए, इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी हो रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा एक तरीके से कंट्रीब्यूट किया है इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सो एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion and reason. Shah Bano case of 1984 was related to the provision of maintenance to the woman after the divorce from husband. ठीक है, Congress supported the decision of Supreme Court in this case. Both assertion and reason are correct, and reason is the correct explanation of assertion. Both assertion and reason are correct, but reason is not the correct explanation of assertion. ये दो तो clear है. The assertion is incorrect because reason is correct. The assertion is incorrect. ये incorrect है और ये correct है, और the assertion is correct but reason is incorrect. तो of course fourth वाला, the Shah Bano case of 1984 related to the provision of maintenance of women after the divorce from husband. ये वाला statement correct है. The Congress supported the decision of Supreme Court. कांग्रेस ने ये जो डिसीजन, जो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो डिसीजन दिया, कांग्रेस ने उसको सपोर्ट नहीं किया, और इसके लिए कांग्रेस पे बहुत ज़्यादा एलिगेशंस वगैरह लगते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, बिकॉज कांग्रेस हैज नॉट सपोर्टेड जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, जबकि कांग्रेस ने उसे लॉ ला के उस डिसीजन को पलट दिया था। ये वाली चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो द असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है बट ये करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस ने एक लॉ लाके सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन है इसको यहाँ पे पलट दिया था। क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of economy has India adopted? Capitalist economy, communist economy, mixed economy, agriculture economy. Of course यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं which type of economy India has adopted, mixed economy, not communist economy. ठीक है, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, the correct answer is mixed economy, communist economy नहीं होगा। ठीक है, India has adopted the mixed economy over here. क्लियर है, समझ में आ गया। ये वाली चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। इंडिया ने कौन सी, आज की तारीख में कौन सी इकोनॉमी आप देख रहे हो आप, हमने एक मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई है। मिक्स्ड इकोनॉमी में बेसिकली वी टॉक अबाउट कि हमारे पास में कैपिटलिस्टिक टेंडेंसी के भी थोड़ी सी चीजें हैं, सोशलिस्ट वाली भी थोड़ी सी चीजें हैं, इन दोनों का हमने थोड़ा थोड़ा अपनाया है। सो इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया ने अपनी इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई है। क्लियर है, ये वाली चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है, ये वाली चीज आप लोग यहाँ पे समझ गए हैं। ठीक है, आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट वॉज नॉट कंटेम्परेरीज टू द कोल्ड वार पीरियड। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कोल्ड वार पीरियड का इनमें से कौन सा इवेंट है जो कोल्ड वार पीरियड के दौरान का नहीं है। स्टैब्लिशमेंट ऑफ लीग ऑफ नेशन, स्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन, द इमरजेंस ऑफ कम्युनिस्ट चाइना, बिगिनिंग ऑफ डीकोलोनाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट वॉज नॉट, यहाँ पे कौन सा नॉट, यहाँ पे कौन सा इवेंट है जो कोल्ड वार के पीरियड के दौरान का नहीं है। तो उस समय बिल्कुल यूनाइटेड नेशन आया था, ठीक है, कम्युनिस्ट चाइना भी था, डीकोलोनाइजेशन भी हो रहा था, लेकिन लीग ऑफ नेशन तो बहुत पहले बन गया था ना।
लीग ऑफ, यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लीग ऑफ नेशन, यहाँ पे ये नहीं बोला है कि लीग ऑफ नेशन कब खत्म हुआ, यहाँ पे बात हो रही है कि लीग ऑफ नेशन का एस्टैब्लिशमेंट से यहाँ पे सवाल है। क्लियर है? तो यहाँ पे कौन सा इवेंट है जो कि कोल्ड वार पीरियड के दौरान का नहीं है, तो दैट इज ऑफ कोर्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लीग ऑफ नेशन, ये वाला जो इवेंट है ये है। ठीक है, समझ गए हो? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्टी वॉन द फर्स्ट नेशनल इलेक्शन इन इंडिया, कौन सी पार्टी पहला इलेक्शन नेशनल इलेक्शन जीती थी? इस नेशनल इलेक्शन की जगह क्वेश्चन में ये भी आ सकता है, ये आपको बहुत कॉमन है, विच पार्टी वॉन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन, विच पार्टी वॉन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। ठीक है, तो नेशनल की जगह ये भी आ सकता है, विच पार्टी वॉन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑफ कोर्स नन अदर देन इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म वॉज एडवोकेटेड बाय, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म किसने? पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, सुभाष चंद्र बोस। ऑफ कोर्स पंडित दीनदयाल उपाध्याय, एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप ट्रस्ट मी, ऐसे क्वेश्चन दीनदयाल उपाध्याय पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। दीनदयाल उपाध्याय और इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, ये आप लिख के रख लो, इन दोनों पे से किसी न किसी पे आपको सवाल आना ही है, चाहे वो शॉर्ट में आए, चाहे वो लॉन्ग में आए, चाहे वो एमसीक्यू में आए, बट पंडित दीनदयाल उपाध्याय या फिर डायरेक्ट इंटीग्रल ह्यूमनिज्म को एक्सप्लेन करने के ऊपर से आपको क्वेश्चन आना ही आना है। प्लीज पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में पढ़ना शुरू कर दो, थोड़ा सा पढ़ो इनके बारे में, इनकी फिलॉसफी जो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म है उसे पढ़ो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पहले भी आए हैं, और ये लिख के रख लो, मार्क माय वर्ड, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। प्लीज इस वाली चीज को आप लोग एकदम तैयार कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, द स्प्लिट इन डीएमके टुक प्लेस आफ्टर द डेथ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स। जो डीएमके में जो हमने स्प्लिट देखा है वो कब देखा है, कौन से लीडर की डेथ के बारे में? सीएन अन्नादुरई, ईवी रामास्वामी, जयललिता, एमजी रामचंद्रन। तो सीएन अन्नादुरई के बारे में हम लोग देखते हैं कि डीएमके में हमें स्प्लिट देखने को मिला है इनकी डेथ के बारे में, डेथ के बाद में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल दीज स्कीम्स वर इंटेंडेड टू टेक एडमिनिस्ट्रेशन टू द डोर स्टेप ऑफ। ठीक है, ऑल दीज स्कीम्स वर इनिशिएटेड टू टेक द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टू द डोर स्टेप ऑफ यूथ, कॉमन मैन, अर्बन हाउस होल्ड और शेड्यूल कास्ट। तो ऑफकोर्स यहाँ पे कॉमन मैन, कोई भी स्कीम है तो कॉमन मैन के लिए, कॉमन मैन के डोर स्टेप तक पहुंचने के लिए। ठीक, मिखाइल गोर्बेचेव इंट्रोड्यूस इकोनॉमिक रिफॉर्म विच इज नोन एज, यहाँ पे हम लोग देखेंगे विच इज नोन एज, मिखाइल गोर्बेचेव इंट्रोड्यूस इकोनॉमिक रिफॉर्म विच इज नोन एज, उन रिफॉर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो पहला दोनों रिफॉर्म्स है, फर्स्ट एंड टू बोथ आर करेक्ट, ए एंड बी, एंड देन शॉक थेरेपी एंड बोल्शेविक रिवॉल्यूशन। तो इसमें जो ए एंड बी है, यहाँ पे कुछ ऑप्शन ऐसा रहेगा ए एंड बी, या फिर शॉक थेरेपी या बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, तो वो वाला आंसर आपको मार्क करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द आसियान स्टैंड फॉर? आसियान का फुल फॉर्म क्या है? The Association for Southeast Nations, the Association of Southeast Nations, the Association of Southern East Nations, Southern East Asian Nations, none of these. आसियान का फुल फॉर्म क्या है? आसियान का फुल फॉर्म है द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखो एक चीज और मैं आपको बता दूं, कई बार क्या होता है, कई बार क्वेश्चंस में बहुत सारी प्रिंटिंग मिस्टेक्स, पेपर में भी कई बार ऐसा होता है। ठीक है, तो वो आप चीज़ बहुत ध्यान से समझ लो। यहाँ पे कई बार पेपर में भी क्या होता है, जब हम पेपर आता है तो उसमें बहुत सारे टेक्निकल एरर होते हैं, ऐसा लगता है कि क्वेश्चन अधूरा सा है, ऐसा लगता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा। तब हमें क्या करना है मैं तब बता देता हूँ। तब अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन अधूरा सा है, क्वेश्चन गलत ही छप गया है, तब क्वेश्चन गलत ही छप गया है, तो आप उसे अटेम्प्ट कीजिए। अटेम्प्ट करने से क्या होता है, अटेम्प्ट करने से ये होता है कि सीबीएसई को भी पता हो जाता है कि वो क्वेश्चन एक तो गलत है, सीबीएसई को पता चलेगा ही। तो जिस लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा, फिर कुछ भी अटेम्प्ट किया होगा, आपको नंबर मिलेंगे। तो अगर मान लो क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ गया और आपको लग रहा है कि इसके आंसर्स में गलती है, तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको सिर्फ यहाँ पे अटेम्प्ट करना है। अगर आप अटेम्प्ट कर लोगे तो सीबीएसई ऑटोमेटिकली वहां से बोल देता है, सीबीएसई अपनी डायरेक्शन इशू कर देता है कि क्वेश्चन नंबर 15
गलत प्रिंट हुआ है या उसके आंसर गलत प्रिंट हुए हैं, जिसने अटेम्प्ट किया है उसे नंबर दे दो तो नंबर मिलेंगे। तो ये बहुत नॉर्मल है, बहुत ही ज्यादा यहाँ पे नॉर्मल है कि क्वेश्चंस का कुछ गलत प्रिंट हो जाना, क्वेश्चंस के ऑप्शन में कुछ गलत प्रिंट हो जाना, ये सारी चीजें नॉर्मल है। बट आपको क्या करना है, आपको कुछ ना कुछ अटेम्प्ट करना है, छोड़ना नहीं है। छोड़ दोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। इससे अच्छा है कि कुछ भी अटेम्प्ट कर दो, सीबीएसई वहां पे आपको नंबर देगी। जो आंसर आपको सबसे सही लग रहा है अभी आप उस पर क्लिक कर दो, सीबीएसई विल गिव यू मार्क्स। अगर क्वेश्चन अधूरा लग रहा है, अगर आंसर गलत लग रहा है, अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है, इन सारी चीजों को ऐसे मुद्दा नहीं बना देना है कि उस क्वेश्चन में ऐसा था, उस क्वेश्चन में। ये जो छोटी छोटी चीजें ये मैं भी आपको यहाँ पे बताते चल रहा हूं ताकि आपके वहां पे कुछ भी नंबर नहीं कटे। नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक मार्क्स हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़े। नाउ रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे हमें पैसेज पढ़ना है, ये जो पैसेज है, और फिर यहाँ पे हमें आंसर करना है क्वेश्चन को, ठीक है। द बर्लिन वॉल which has built at the height of Cold War and was its greatest symbol was toppled by the people in 1989, ठीक है। This dramatic event followed by equally dramatic and historic chain of event that led to the collapse of Second World and the end of Cold War, ठीक है। What does the Berlin Wall symbolize? The division between capitalist and communist world, the division between haves and haves not, the division between those who wanted the Cold War and those who didn't. It was done for the security purpose. तो बर्लिन वॉल ये सिंबलाइज कर रहा था उस समय कि इस तरफ जो है वो हो गया कैपिटलिस्ट ब्लॉक और इस तरफ जो हो गया वो हो गया कम्युनिस्ट ब्लॉक। तो बर्लिन वॉल सिंबलाइज द डिवीजन बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट ब्लॉक। और इस बर्लिन वॉल का फॉल ये दर्शाता है कि ये जो सेकेंड वर्ल्ड है, ये जो कम्युनिस्ट वर्ल्ड है, इनकी क्या हो जाती है, इनकी हो जाती है हार। और यहाँ पे जीत किसकी होती है, यहाँ पे जीत हो जाती है कैपिटलिस्ट वर्ल्ड की। कैपिटलिस्ट वर्ल्ड की यहाँ पे जीत होती है। ये इस चीज को यहाँ पे दर्शाता है। क्लियर है, समझ में आ गया, ये वाली चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की टुवर्ड्स बढ़े। द बर्लिन वॉल वॉज बिल्ड इन जर्मनी फ्रॉम टू सेपरेट जर्मनी 1961 ईस्ट वेस्ट 1955। मतलब ये तो दिखती सी बात है कि बर्लिन वॉल जो जर्मनी में बनी थी वो जर्मनी को सेपरेट करने के लिए बनी थी, ईस्ट जर्मनी टू वेस्ट जर्मनी को, या फिर जैसे मान लो ये जर्मनी है, ठीक है। तो सवाल ये पूछ रहा है कि बर्लिन वॉल बनी तो थी, तो बर्लिन वॉल जर्मनी को ईस्ट वेस्ट में डिवाइड कर रही थी या फिर बर्लिन वॉल जर्मनी को नॉर्थ साउथ में डिवाइड कर रही थी, ये बताना है। साथ ही साथ में कौन से ईयर में बर्लिन वॉल बनी थी हमें उसको भी बताना है। तो 1961 ईस्ट वेस्ट, 1955 ईस्ट वेस्ट, 1961 साउथ नॉर्थ और 1989 साउथ नॉर्थ। तो पहली बात तो ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी तो कैंसिल हो गए, बिकॉज यहाँ पे जो बर्लिन वॉल है, बर्लिन वॉल ने जर्मनी को ईस्ट और वेस्ट में बांटा था, ना कि नॉर्थ एंड साउथ में बांटा था। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस वी हैव ऑलरेडी कैंसिल्ड, दैट इज ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। नाउ हमारे पास में ऑप्शन है ए एंड बी। तो 1961 में बर्लिन वॉल बनी थी, अगर आप थोड़ा सा फैक्ट्स एंड फिगर ध्यान है, और जो कि जर्मनी को ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी में डिवाइड कर रही थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। द बर्लिन वॉल वॉज ब्रोकन बाय पीपल। अगेन बर्लिन वॉल कब हुआ था, 9 नवंबर 1989, 9 नवंबर 1989, 9 दिसंबर 1989, 15 नवंबर और 10 नवंबर और ईयर दिया। तो ऑन 9 नवंबर 1989 को बर्लिन वॉल क्या हुआ था, बर्लिन वॉल तोड़ दी गई थी। बर्लिन वॉल तोड़ दी गई थी 9 नवंबर 1989। नाउ पिक द ऑड वन आउट, ठीक है। इरेक्शन ऑफ बर्लिन वॉल 1961, बर्लिन वॉल स्टूड फॉर 28 ईयर। द कोलैप्स ऑफ बर्लिन वॉल 9 दिसंबर 1989, बर्लिन वॉल वॉज 150 किलोमीटर लॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे कोलैप्स ऑफ बर्लिन वॉल 1989 हमने ऑड वन यहाँ पे आउट हमें करना है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा पैसेज हमारे पास में आया है और दूसरा पैसेज को हमें, दूसरे पैसेज पे यहाँ पे क्वेश्चन है, हमें उनको आंसर करना है।
read the given below passage carefully and answer the question that follow. यहाँ पे पैसेज को हमें पढ़ना है और आंसर करना है, ठीक है. The third 5-year plan was formulated by Dr. Gadgil that lasted from 1961 to 1966. ठीक है. The plan focused on agriculture as well as industrial sector. The plan was unable to achieve its target of 5.6% of growth rate. There was a situation of war and drought during the year of this plan, due to which it was unable to meet its target. The borrowing from the IMF increased during this period and rupee was devalued in comparison to dollar. After this plan, there was a planned holiday for 3 years in which 3 annual plans were formulated to bring back the economy. ठीक है. तो यहाँ पे थर्ड 5-ईयर प्लान के बारे में बताया कि थर्ड 5-ईयर प्लान किसने फॉर्मुलेट किया था, वो वाली चीजें. थर्ड 5-ईयर प्लान का जो टारगेट सेट किया गया था वो टारगेट हमारा अचीव नहीं हो पाया. क्यों? क्योंकि हमने उस समय पे वॉर वाली सिचुएशन, वार हुए थे हमारी कंट्री से, उसके बाद में ड्रॉट वाली सिचुएशन आ गई थी. तो इसके चलते हमारी IMF से बोरिंग बढ़ गई थी, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेने लग गए थे. रुपए की कीमत डॉलर के सामने गिर चुकी थी. एट द सेम टाइम हम लोग ये देख रहे थे यहाँ पे कि यहाँ पे प्लान हॉलीडेज भी 3 साल तक प्लान हॉलीडे डिक्लेयर किया गया, जहाँ पे एनुअल प्लान्स बने, ना कि 5-ईयर प्लान बना. ठीक है भैया. तो इट वाज ऑल रिगार्डिंग थर्ड 5-ईयर प्लान. अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं. पहला क्वेश्चन, ड्यूरिंग द ईयर 1961 टू 1966 इंडिया फॉट विच ऑफ द फॉलोइंग 2 नेशंस. 1961 टू 1966 के बीच में कौन से 2 नेशन से इंडिया की लड़ाई चल रही थी? चाइना पाकिस्तान, पाकिस्तान बांग्लादेश, चाइना बांग्लादेश, पाकिस्तान म्यांमार. तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, चाइना एंड पाकिस्तान. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. ठीक है. Why did the government of India had to devaluate the rupee? हमने हमारे रुपए को devaluate क्यों किया? On the recommendation of IMF, on the will of the Indian economist, it wanted to limit its import, it wanted to export its agriculture product. तो यहाँ पे recommendation of IMF से क्योंकि हम लोन ले रहे थे, तो हम लोग उसके हिसाब से काम कर रहे थे. ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ IMF हमने क्या किया था? हमने हमारे रुपये को डिवैल्यूएट किया, क्योंकि वो लोग लोन दे रहे थे. तो ऐसे कोई लोन नहीं दे देता, कुछ शर्त रखता है. ठीक है. आप बैंक में भी लोन लेने जाएंगे गाड़ी के लिए, घर के लिए, तो ऐसे ही नहीं होगा, बदले में कुछ मांगा जाएगा, बदले में आप लोगों से कुछ मांगा जाएगा कि क्या गिरवी रख रहे हो, कोई ना कोई कंडीशन होगा, दैट यू हैव टू अग्री. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the full form of IMF? IMF का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटाइज फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड, इंटरनेशनल मशीन फंड. इसका आंसर आई थिंक पता होगा, और अगर इसका आंसर आपको नहीं पता है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज द राइट आंसर. तो ऑप्शन नंबर 3 का आंसर क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की टुवर्ड्स बढ़े. Who was the pioneer of the third plan? थर्ड प्लान किसने बनाया था? तो अगेन ये तो यहाँ पे पैसेज में ही दिया है, इसमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है. महानलोबिस भी नहीं थे, हेरोड डॉमर भी नहीं थे, डॉक्टर गाडगिल, रंगराजन भी नहीं थे, डॉक्टर गाडगिल थे. ये पैसेज में ही है. तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. क्लियर है? आई थिंक यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी. अब बारी यहाँ पे आती है. क्या बारी आती है? यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है. इनको हमें कितने 40 वर्ड्स में लिखना है, 40 वर्ड्स. और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स ईच. हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, 2 मार्क्स ईच. हर क्वेश्चन यहाँ पे 2 नंबर का हमें मिलेगा. क्लियर है? समझ में आ गया? एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स. ठीक है भैया. ठीक सर, ये वाली चीज समझ में आ गई है, क्लियर हो गया, बहुत ही बढ़िया. अब यहाँ पे व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल? एमनेस्टी इंटरनेशनल की क्या मेन फंक्शन है? अब यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पे जो आंसर आएंगे, आपके आंसर उससे अलग हो सकते हैं. मेरे को हूबहू आंसर तो नहीं चाहिए, बट यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स, आपका जो मेन कॉन्सेप्ट्स है वो कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए, प्लस कुछ कीवर्ड्स. ये कीवर्ड्स भी यहाँ पे आपके होने चाहिए. बाकी लैंग्वेज आपकी, आप इसको कैसे भी कर सकते हैं. ये छोटी छोटी चीजें आपको यहाँ पे आंसर्स में मेंशन होनी चाहिए. तो समझ में आया? देखो, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो भले मेरे आंसर से मैच ना हो, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, थोड़े बहुत इसके कीवर्ड्स क्लियर होने चाहिए. बाकी आंसर्स आप कुछ भी लिखें,
आपके पास एक विद इन टाइम फ्रेमवर्क है, आपके पास वर्ड लिमिट है, आपको आपके 40 वर्ड की आपके पास में वर्ड लिमिट है, 40 वर्ड्स में आपको लिखना है, 2 नंबर का सवाल है, तो उस हिसाब में आप आंसर लिख देंगे। ठीक है, जैसे इसका कीवर्ड होगा एनजीओ, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक एनजीओ है, तो ये तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, Amnesty International is an NGO which established to campaign for the protection of human rights all over the world. Its main objective is to promote respect for all human beings and human rights in Universal Declaration of Human Rights. Amnesty International एक NGO है, उसका पर्पस बेसिकली यही है कि सभी की ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट हो। ये ह्यूमन राइट्स के को देखता है, कुछ कुछ रिपोर्ट्स बताता रहता है कि इस कंट्री में इतना ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है, इस कंट्री में इतना हो रहा है। तो ये बेसिकली इर्द गिर्द काम करता है ह्यूमन राइट्स। और आपको यहाँ पे जो मेन है एनजीओ, ह्यूमन राइट्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये इसका मेन, आपको ये 3 शब्द आपके इसमें आने चाहिए। बाकी आप कुछ भी लिखें, लेकिन ये 3 कीवर्ड्स इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, समझ में आ गया, ये वाली चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर ग्लोबल कॉमन्स? ग्लोबल कॉमन से आप क्या समझते हैं, तो उसे देखते हैं। इन द वर्ल्ड सम एरियाज आर सिचुएटेड बियॉन्ड अ सोवरेन जुरिसडिक्शन ऑफ एनी वन स्टेट, hence they need united control by the international community. They are called global commons. एग्जाम्पल, अर्थ एटमॉस्फेयर इन द ओशन फ्लोर। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो किसी नेशन के कंट्रोल में नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे किसी नेशन के कंट्रोल में नहीं है। इससे मतलब मेरा क्या है, फॉर एग्जाम्पल हम इसमें ऐसे ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ कि ये इंडिया है, यहाँ पे ओशन है, तो थोड़ी 12 नॉटिकल माइल्स हमारी कंट्री से 12 नॉटिकल माइल्स तक का ओशन, तो उसमें हमारा कंट्रोल है। ठीक है, लेकिन इससे आगे अगर आप जाओगे तो इस ओशन पे किसी का कंट्रोल नहीं है, कोई भी देश इस पे क्लेम नहीं कर सकता। तो ये हो गए ग्लोबल कॉमन्स, जिसपे कि किसी देश का कंट्रोल नहीं है। लेकिन ये ग्लोबल कॉमन्स है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर देश इसमें कुछ ना कुछ कर दे, नहीं, इन सभी का प्रोटेक्शन सभी देश, सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी, सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का दायित्व है कि ये जो ग्लोबल कॉमन्स है, इन ग्लोबल कॉमन्स को प्रोटेक्ट करके रखना ये सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल कम्युनिटी का, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल कम्युनिटी को इनको प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गई? तो ये हो गया ग्लोबल कॉमन। ठीक है, तो इसमें बियॉन्ड द जुरिसडिक्शन ऑफ एनी वन सोवरेन स्टेट, ये एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड हो गया। रेस्ट यू कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि आप एकदम रट के जाओ बेटा, एकदम ऐसा करके जाओ, बिल्कुल नहीं। अपनी भाषा में बहुत अच्छे से, जैसे आपको सूट कर रहा है आप एकदम वैसे लिखिए, कोई रटने रटाने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन के टुवर्ड्स बढ़ते हैं। हाउ कैन द डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट कैन वेरी फॉर डिफरेंट सेक्शन? अलग अलग सेक्शंस के लिए डेवलपमेंट की डेफिनेशन कैसे वेरी कर सकती है? आपके लिए डेवलपमेंट कुछ और है, मेरे लिए डेवलपमेंट कुछ और है, किसी तीसरे इंसान के लिए डेवलपमेंट कुछ और है। तो ये जो डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन है, ये कैसे वेरी कर सकती है अलग अलग सेक्शंस के लिए, हमें इसको यहाँ पे बताना है। Now the people have different development goals because people come from different background. Different people have different dreams and aspiration. Example, Adivasi, farmer, industrialist have different goal for even a single piece of land. ठीक है, तो हर इंसान के लिए अलग अलग होगा। एक किसान के लिए डेवलपमेंट मतलब अलग होगा, एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए डेवलपमेंट मतलब अलग होगा। मान लो एक लैंड है, ये लैंड है, एक खाली एक जमीन का टुकड़ा है, तो अगर हम इसी की बात करें तो इंडस्ट्रियलिस्ट बोलेगा यहाँ पे फैक्ट्री होनी चाहिए, किसान बोलेगा यहाँ पे पानी अच्छा होगा तो अच्छी फसल हो जाएगी, आदिवासी होगा तो अपने कल्चर, अपने हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने की बात करेगा। तो हर इंसान का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है ना, अमीर के लिए कुछ और है, गरीब के लिए कुछ और है, आदिवासी इसके लिए कुछ अलग है, एससी कम्युनिटी के लिए कुछ अलग है। तो हर इंसान का डेवलपमेंट का देखने का नजरिया अलग होता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, वो आपने पहले भी सुना होगा, ऐसा नहीं है कि एक ग्लास में एक आधी ग्लास पानी से भरी हुई है तो एक इंसान बोल देगा कि इसमें आधी ग्लास पानी है, वहीं दूसरा इंसान बोल देगा कि आधा ग्लास खाली है। ठीक है, तो ये तो देखने का पर्सपेक्टिव है। तो डेवलपमेंट को हर इंसान अलग अलग तरीके से देखता है। क्लियर है? तो इसमें आप अलग अलग एग्जाम्पल देख के समझाओगे। एक एग्जाम्पल में बताओगे कि फार्मर के लिए डेवलपमेंट क्या है, एक एग्जाम्पल में बताओगे इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए डेवलपमेंट क्या है, और एक एग्जाम्पल में बताओगे कि आदिवासी के लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या। हेंस उसमें बताओगे कि हेंस इट वेरी फ्रॉम डिफरेंट पीपल टू डिफरेंट पीपल। ये लोगों का देखने का नजरिया होता है। क्लियर है? समझ में आ गया?
Now the decade of 1960s is known as dangerous decade. Why? 1960s को हम dangerous decade बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? आप इसे explain कीजिए कि the decade of 1960s is known as dangerous decade. Why? Important question, अच्छा question है. This is because Indian politics faced many challenges and unresolved problems like poverty, inequality, communal and regional division could lead to a failure of democratic projects or even the disintegration of country in this side. 1960s को हम डेंजरस जीकेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस समय हमने गरीबी, इनइक्वालिटी, ये सारी चीज़ें देखी थी. उसके बाद में हमने वार जैसी सिचुएशन देखी थी. वार से और हमारी इकोनॉमी में हालत खराब हुई तो हमने और पॉवर्टी देखी. ठीक है, तो ये सारी चीजें चल रही थी. उसके बाद में कम्युनल राइट्स, इंडिया की डाइवर्सिटी को देख के, अलग अलग रिलीजन के लोग को देख के, ये जो कम्युनल वायलेंस वगैरह, सॉरी कम्युनल राइट्स बोला मैंने, कम्युनल राइट्स नहीं होता, कम्युनल वायलेंस वगैरह, ये जो सारी हमने चीज़ें देखी है, इन सारी चीज़ों को देख के एक समय पे ये भी लगा कि हो सकता है कंट्री का डिवीजन हो जाए, इस कंट्री की इकोनॉमी कैसे संभलेगी. बहुत सारे चैलेंजेस थे, मल्टीपल चैलेंजेस थे, बाहर से भी वार वगैरह का, ये सारी चीज़ें का प्रेशर था. इंटरनली हमारे देश को आज़ादी मिली थी, तो इसको हम लोग डेंजरस डीकेड कहते हैं. बहुत खतरनाक डीकेड था. खतरनाक मतलब हमें अपने आप को प्रूव करने वाला डीकेड था कि इंडिया इस डीकेड में अपने आप को प्रूव कर पाएगा नहीं कर पाएगा. एक बहुत बड़ी मुश्किल थी, एक बहुत बड़ा चैलेंज था जिसको कि हम ओवरकम कर चुके थे. क्लियर है, समझ में आ गया, बढ़िया. Now identify the most important outcomes of रियो समिट, जो अर्थ समिट थी. ठीक है, उस समिट के इंपॉर्टेंट आउटकम्स हमें यहाँ पे बताना है. तो द आउटकम्स ऑफ रायो समिट आर: द रायो समिट प्रोड्यूस कन्वेंशन डीलिंग विद द क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट एक्सेट्रा. सबसे अच्छा ये कि इसमें ये किसके बारे में थी, आपने पहली लाइन में ये लिख दिया कि दिस समिट वाज रिलेटेड टू द क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्लाइमेट चेंज ये वर्ड यहाँ पे मेंशन होना चाहिए. बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट्री इस चीज़ से रिलेटेड थी. इट रिकमेंडेड अ लिस्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस कॉल्ड एजेंडा 21. एजेंडा 21 पे बात हुई, एक रिकमेंडेड एक लिस्ट बनाई उन्होंने, उस पर बात हुई. देयर वॉज अ कंसेंसस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे यहाँ पे आपसी सहमति बैठी. क्लाइमेट चेंज, एजेंडा 21, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये जो 3 पॉइंट है, ये तो 3 वर्ड्स हैं, ये तीनों वर्ड्स इंपॉर्टेंट है. ये वर्ड्स अगर आपने मेंशन कर दिए हैं, यू विल गेट थ्रू, आपको यहाँ पे नंबर मिल जाएंगे. ठीक है, तो ये शब्द यहाँ पे मेंशन होना चाहिए. क्लाइमेट चेंज क्या है, एजेंडा 21 क्या है, कंसेंसस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, ये शब्द आपको यहाँ पे मेंशन होने चाहिए. क्लियर है, बढ़िया. नेक्स्ट, what was the result of the death of Gandhi ji on the communal violence and the fervor in the country? ठीक है, तो यहाँ पे the death of Gandhi ji has a magical effect on communal fervor in the country. The anger related to the partition and communal violence in the country come to standstill. The government of India started taking initiative to crack down on extremist organizations in the country. Some organization like Rashtriya Swayamsevak Sangh got banned for some period and communal politics came to non-halt for some time. गांधी जी की डेथ के बाद में कुछ समय तक ये जो रीजनल और कम्युनल वायलेंस था उस पर थोड़ा सा वो रहा, एक झटका सा लगा था. उस समय आरएसएस जो ऑर्गेनाइजेशन है कुछ समय के लिए बस बैन किया था. ठीक है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही थी. क्लियर है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हुई थी. ठीक, तो अलग अलग आप पॉइंट्स बना के, 3 नंबर का क्वेश्चन है, यू हैव टू राइट इन 3 पॉइंट्स. अगर क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 3 पॉइंट लिखो, 4 नंबर का है तो 4 पॉइंट लिखो, 6 नंबर का है तो 6 पॉइंट लिखो. राइट आंसर्स इन पॉइंट में लिखो आंसर. जब पैराग्राफ में लिखते हो तो एग्जामिनर को बहुत तकलीफ होती है पढ़ने में. ठीक है, और एग्जामिनर को बहुत सारी कॉपी चेक करनी होती है बेटा. तो आप जितना अच्छे से लिखोगे, मैं ये नहीं बोल रहा कि हर बच्चे की हैंडराइटिंग सुंदर हो, कोई बात नहीं बेटा, सुंदर नहीं है तो कोई बात नहीं, रीडेबल तो हो सकती है. आप ऐसी लैंग्वेज में लिखो, ऐसी राइटिंग में लिखो कि इंसान रीड कर सके. गुड हैंडराइटिंग सबकी नहीं हो सकती, आई अग्री, लेकिन रीडेबल हैंडराइटिंग सबकी हो सकती. कोई बड़ा बड़ा लिख रहा है तो बेटा दूर दूर लिख दो. ठीक है, ताकि एग्जामिनर पढ़ ले, आंखों को जोर ना पड़े. पॉइंट में लिखो ताकि एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी आए. इंपॉर्टेंट पॉइंट बना दो, पॉइंट में लिख दो आपके आंसर. 2 नंबर के क्वेश्चन को आप लोग पैरा में लिख सकते हो, उसमें इशू नहीं है. लेकिन 3 नंबर का हो गया, 4 नंबर का हो गया, 6 नंबर का हो गया, 5 नंबर का हो गया, इन आंसर्स को कोशिश, मैं ये नहीं बोला हर आंसर का, हम एक कोशिश कर सकते हैं कि मैक्सिमम आंसर, मैक्सिमम पेपर, अगर पेपर में मान लो हमारे 30 क्वेश्चन है
और चलो एमसीक्यू को हटा दो, अगर हम माने कि 15 क्वेश्चन है हमारे पास में या 20 क्वेश्चन है, तो इन 20 क्वेश्चन में से एटलीस्ट हम इन 10 क्वेश्चंस को, सॉरी इन 10 क्वेश्चंस हैं हमारे पास में लिखने को, तो 10 क्वेश्चन में एटलीस्ट हम 7 क्वेश्चन पॉइंट में लिख दें, बाकी हम पैरा में लिख दें। ठीक है, समझ गए हो? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की टुवर्ड्स बढ़ते हैं। In the new era of coalition politics, political parties are not aligning or realigning on the basis of ideology. What argument will you put forward to support or oppose this statement? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आज का एक नया एरा है कोएलिशन पॉलिटिक्स का, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यू एरा ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स। और कोएलिशन पॉलिटिक्स क्या होती है? जब दो या दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी साथ में आती है और सरकार बनाती है। अब आज की तारीख में ये हो रहा है, जब पॉलिटिकल पार्टी साथ में आ रही है तो वो आइडियोलॉजी के बेसिस पे नहीं आ रही है, वो किसी और कारणवश से साथ में आ रही है। तो आप क्या आर्ग्यूमेंट आप देंगे इस स्टेटमेंट के सपोर्ट में या इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट में? आपके ऊपर ओपन है, ठीक है। आप इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट में भी दे सकते हैं कि हाँ नहीं पॉलिटिकल पार्टी तो आइडियोलॉजी के बेसिस पे साथ में आती है, या आप इस आर्गुमेंट के सपोर्ट में बोल सकते हैं कि जी हाँ, आज की तारीख में हम आइडियोलॉजी मैटर नहीं करती, आज की तारीख में अपने हिसाब से पॉलिटिकल पार्टी आ जाती है, साथ में सरकार बना देती है। तो आप जिस भी साइड जाएं, आप इस साइड जाएं या उस साइड जाएं, आपको आंसर देना है, लेकिन आपको कुछ यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स पेश करना है अपने बचाव में। आप जो भी आंसर दे रहे हैं, आपने ऐसा क्यों बोला है, आपको कुछ आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। The statement is justified because in the new era of coalition politics, the emphasis is on practical consideration for power rather than ideology of political party. Statement तो सही है। आज की तारीख में पॉलिटिकल पार्टी साथ में आती है तो आइडियोलॉजी को नहीं देखती है, रेदर वो ये देखती है प्रैक्टिकल कंसिडरेशन पे आती है, सबको पावर चाहिए होती है। 2-3 पॉलिटिकल पार्टी साथ में आ रही है और उनके पास पावर आ रही है तो ठीक है, आइडियोलॉजी जाए भाड़ में, मतलब यही एक सही, अगर इस थोड़ा सा रूल लगेगा लेकिन सही बात है कि आजकल पॉलिटिकल पार्टी देखती है आइडियोलॉजी गई तेल लेने, हम साथ में आते हैं, हम सरकार बनाते हैं। ये रियलिटी है 21st सेंचुरी की, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को हम जस्टिफाई करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। कोएलिशन पॉलिटिक्स हैज शिफ्टेड द फोकस फ्रॉम आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस टू पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। आज की तारीख में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की जगह पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, ठीक है भैया, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, अपन तीनों मिलकर सरकार बना लेते हैं। प्रधानमंत्री इस पॉलिटिकल पार्टी के तो होम मिनिस्टर यहाँ के और फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ के, ठीक है। तुम्हारी कम सीटें है तो तुमको 2 मिनिस्ट्री, हमारी ज़्यादा सीटें तो हमको 4 मिनिस्ट्री, तुम्हारी ठीक ठाक है तो तुमको 3 मिनिस्ट्री, खत्म। यहाँ पे पावर अरेंजमेंट हो गया और ये तीनों ने मिलकर सरकार चला ली। तो आज की तारीख में आइडियोलॉजी मैटर नहीं कर रही है, आज की तारीख में हम लोग पावर वाली चीज़ देख रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट पावर। हर इंसान को पावर में आना रहता है। पावर किसे पसंद नहीं? पावर आपको भी पसंद होगी, पावर मुझे भी पसंद है, हर इंसान को पावर। स्कूल में किसी को हेड बॉय बनना है, किसी को ये बनना है, हर इंसान को पावर, लाइमलाइट, ये सारी चीज़ें हर इंसान को अच्छी लगती हैं, ठीक है। Most parties of NDA did not agree with the Hindutva ideology of BJP. Still they come together to form a government and remained in power and also for the full term. हम लोग देखते हैं 1999 में जब कोएलिशन गवर्नमेंट बनी थी एनडीए की, तो वहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि जो बीजेपी की आइडियोलॉजी से बहुत सारे लोग सहमत नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज आई, बीजेपी का साथ दिया, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस उनका वो बना और इसके साथ में उन्होंने पूरा अपने 5 साल का टेन्योर भी कंप्लीट किया। तो ये एक इसका पे क्लासिक एग्जाम्पल दे सकते हो। तो ऐसे कोई स्टेटमेंट आए तो आप एग्जाम्पल दोगे तो और आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर होगी और आप यहाँ पे सब्सटैंशिएट कर पाओगे अपने आंसर्स को। क्लियर है? एक आध एग्जाम्पल यहाँ पे कांग्रेस का भी दे देना, बीजेपी का दे दिया, एक एग्जाम्पल कांग्रेस का भी दे देना, एक बैलेंस आपको नजर आएगा। और आज की तारीख में ये भी लिख सकते हो, बहुत हम प्रैक्टिकल चीज़ों पे बात करते हैं, हम लोग डेवलपमेंट पे, आज का जो इशू है, आज की चीज़ें आइडियोलॉजिकल कम और डेवलपमेंटल थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, तो ये वाला एक पॉइंट भी लिख सकते हो। तो ऐसे करके तुम्हारे 4 पॉइंट हो जाएंगे, एक कांग्रेस वाला, एक डेवलपमेंट वाला, ऐसे करके तुम लोग अपना आंसर्स एक अच्छे से लिख सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच 4 ways डिड द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ चाइना बेनिफिट्स इट्स इकोनॉमी? कोई 4 तरीके बताओ जो कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ चाइना, जो चाइना की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, उसने बेनिफिट किया है। उसने बेनिफिट किया है किसको? उसने बेनिफिट किया है उसकी इकोनॉमी को, हमें वो बताना है। इन विच 4 ways, कौन से 4 तरीके हैं जिसने कि चाइना की जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है उसने उस कंट्री को मदद किया है, ठीक है।
द स्टेट प्लेड एंड कंटिन्यू टू प्ले अ सेंट्रल रोल इन सेटिंग अप द मार्केट इकोनॉमी। हम लोग ने यहाँ पे देखा कि जो स्टेट है, मतलब जो सरकार है, उन्होंने सरकार ने एक महत्वपूर्ण रोल उस समय पे भी निभाया, इवन आज भी निभा रही है। भले ही उन्होंने अपनी इकोनॉमी को ओपन अप कर दिया है, वहाँ पे भी कैपिटलिस्ट सिस्टम है, वहाँ पे भी प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे सरकार का डोमिनेंस उतना ही है। गवर्नमेंट अपने इच्छा अनुसार इकोनॉमी को खोलती है, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन 1982, एग्रीकल्चर का प्राइवेटाइजेशन किया सबसे पहले। न्यू ट्रेडिंग लॉज एंड क्रिएशन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए, नए नए ट्रेडिंग लॉज। हाई पर्सनल सेविंग इन रूरल इकोनॉमी लेड टू एन एक्सपेंशियल ग्रोथ ऑफ रूरल इंडस्ट्री। इनका जो रूरल इकोनॉमी है उन पे इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, अच्छी खासी सेविंग्स होने लग गई, इसलिए जो रूरल इकोनॉमी है वो ग्रो करी, ठीक है। तो मेन सेक्टर है, जो मेन रूरल इकोनॉमी थी वो ग्रो करी, फिर उससे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, देन सर्विस सेक्टर। इनका स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना और इनका इकोनॉमी को सही समय पे ओपन अप करना, विथ स्टिल ऐसा नहीं कि पूरा एक धड़ामले से ओपन कर दिया यूएसएसआर जैसा। इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट मतलब स्टेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, सरकार का। भले ही इन्होंने इकोनॉमी ओपन अप कर दी, लेकिन गवर्नमेंट अप्रूवल ये वो बहुत चाहिए होता है, तो वहाँ पे सरकार का उतना ही कंट्रोल है, बट स्टिल दे हैव ओपन अप देयर इकोनॉमी। तो इन्होंने अपनी कंट्री की नीड के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें ओपन अप करी है। इन्होंने ऐसा नहीं है कि मतलब आँख बंद करके कुछ भी कर रहे हो, इन्होंने अपनी कंट्री के नीड के हिसाब से इन्होंने अपनी इकोनॉमी को सही समय पे ओपन अप कर दिया। क्लियर है? Now list some important event of South Asia during the 1980s decade। यहाँ पे हमें कुछ important इवेंट्स बताने हैं साउथ एशिया के 1980s के डिकेड के, ठीक है। 1980s के डिकेड के हमें क्या करना है, हमें कुछ यहाँ पे important इवेंट्स बताने हैं साउथ एशिया के। Some of the important event that took place in 1980s are, 1980s के कुछ important events बता रहे हैं। The leader of South Asian nation signed the charter of SAARC in 1985 in Dhaka, ठीक है। सार्क का चार्टर साइन हुआ, सार्क का फॉर्मेशन एक तरीके से 1985 में ढाका में हुआ, ठीक। इंडो श्रीलंका पीस अकॉर्ड वाज साइन एंड इंडियन पीस कीपिंग फोर्स ऑपरेटेड इन श्रीलंका फ्रॉम 1987 टू 1990। जो इंडिया श्रीलंका पीस अकॉर्ड साइन हुआ, वहाँ पे जो इशू चल रहा था सिन्हलाज और तमिल्स के बीच में, और हमारी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन और इंडियन पीस कीपिंग फोर्स का वहाँ पे जाना, ये सारी चीज़ें इस एरा में हुई, ठीक है। इंडिया एंड चाइना साइन एन एग्रीमेंट इन 1988 अंडर विच दे अग्रीड नॉट टू अटैक द न्यूक्लियर फैसिलिटी एंड इंस्टॉलेशन ऑफ ईच अदर। हमने एक अग्रीमेंट साइन किया इंडिया एंड चाइना ने कि वो हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ और जहाँ जहाँ हमारी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है वहाँ पे कोई अटैक नहीं करेंगे, सेम हम भी नहीं करेंगे। तो एक एग्रीमेंट ये भी यहाँ पे हमें देखने को मिला। तो ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे जो आप सब लोग लिख सकते हैं। और भी कंट्रीज़ का तुम लोग नेपाल वगैरह वहाँ पे चेंज ऑफ गवर्नमेंट और ये सारी चीज़ें भी लिख सकते हो। नेपाल में भी बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। तो 1980s के दौरान साउथ एशिया में क्या चल रहा था। अब अगर इन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझा होगा, इन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से अगर तुम लोगों ने देखा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो आजकल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, ना कि फैक्चुअल बेस्ड। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, प्लस यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज मच नीडेड। यहाँ पे हमें कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इवन जो एमसीक्यू हैं, एमसीक्यू भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी से आ रहे हैं। अब यहाँ पे इन्होंने एक जनरल क्वेश्चन पूछ लिया, तो जो कंटेम्पररी साउथ एशिया वाला या जो आपको वो वाला जो आपका यूनिट है उसका एक जनरल क्वेश्चन पूछा, ना किसी पर्टिकुलर कंट्री पे कि एक साथ में बता दो भैया तुम तो 1980s में क्या हो रहा था। तो ये बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर किसी को कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी, अगर किसी के मन में सारी चीज़ें क्लियर होगी तो ही उसे समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो क्वेश्चन आजकल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बेस्ड आने लग गए हैं, रेदर देन फैक्चुअल की बता दो नेपाल में क्या हो रहा था। वो क्वेश्चन भी आएंगे, लेकिन आप इस चीज़ के लिए तैयार रहें कि ऐसे आपको क्वेश्चन आएंगे। तो एनसीईआरटी की इसका एक ही रीज़न है कि एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ लो, बहुत ध्यान से एनसीईआरटी को समझ लो, लाइन बाय लाइन सारे एनसीईआरटी को कवर अप कर लो। और एक नहीं, अपनी बुक को कम से कम 3 बार पढ़ना है लाइन बाय लाइन,
क्लियर है। उनको पढ़ने के बाद में मैग्नेट ब्रेन्स के सैंपल पेपर सॉल्व कर लो, एग्जाम पे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये तमाम चीजें आप लोग कर लीजिए फटाफट। क्लियर है, समझ में आ गया, आगे बढ़े, ठीक है। नाउ इन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया 5 स्टेट हैव बीन शोन एज A, B, C, D and E, ठीक है। Identify them on the basis of information given below and write their names in your answer book with respective serial number of the information used as the connected alphabet as per the following format। यहाँ पे अब ऐसे बताया है कि यहाँ पे 5 स्टेट्स दिए गए हैं, ठीक है, A, B, C, D, E, 5 स्टेट हमें दिख रहे हैं, बढ़िया। ऐसे बताया गया कि 5 स्टेट हैं, बढ़िया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये 5 इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये 5 इंफॉर्मेशन है, 1 2 3 4, हमें यहाँ पे बस बताना है, मतलब नेम ऑफ द स्टेट अल्फाबेट कंसर्न की 1 में, मतलब ये 1 वाला पॉइंट है, द स्टेट दैट रजिस्टर्ड इट मर्जर विथ यूनियन ऑफ इंडिया, तो कौन सा स्टेट था, तो यहाँ पे 1 में अल्फाबेट कंसर्न में यहाँ पे लिख दिया कि ए और उस स्टेट का नाम लिख दिया, ठीक है। तो मैप वर्क आपको आना चाहिए। तो एक बार मैं ऐसे पढ़ लेता हूं और फिर उसके बाद में हम लोग वैसे सॉल्व कर लेंगे। एक बार मैं 5 पॉइंट पढ़ लूं, तुम लोगों को भी करना है, खो मत जाना। इसका स्क्रीनशॉट लेना है क्या, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे साथ साथ में करना है, कॉपी में आंसर लिखते चलना है तो वैसा कर लो, ठीक है, सोना नहीं है। द स्टेट दैट रजिस्टर्ड इट मर्जर विथ यूनियन ऑफ इंडिया, अब अपने स्क्रीनशॉट में देखो, द स्टेट विच कार्व्ड आउट आसाम इन 1972, the state where Communist Party of India formed its government in 1957, the state formed in 1966, the state related to the dairy cooperative movement under the name of Amul, तो अमूल का तो क्लियर, गुजरात क्लियर हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बताया है, यहाँ पे अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो the state that Communist Party of India formed its government in 1957, कम्युनिस्ट पार्टी सबसे पहले सरकार उनकी देखा जाए तो कहाँ, केरला में। तो ये तो समझ में आ गया कि 5th वाला कौन सा हो गया, 5th वाला जो स्टेट है वो हो गया गुजरात। गुजरात में यहाँ बी दिया है और मैंने लिख दिया गुजरात। 3rd में यहाँ पे क्या दिया है, ए दिया है और यहाँ मैंने लिख दिया केरला। ठीक है, और फिर क्या दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे अगर देखो तो द स्टेट विच रजिस्टर्ड इट मर्जर विथ यूनियन ऑफ इंडिया, तो वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होगा। ऑफकोर्स मेघालय हमें यहाँ पे देखने को मिला, सॉरी मणिपुर हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद में क्या है, उसके बाद में अगर हम लोग देखते हैं द स्टेट विच कार्व्ड आउट ऑफ आसाम इन 1972, तो वो कौन सा है, वो मेघालय है, मेघालय ई। तो ये आसाम से यहाँ पे ये अलग हुआ, एक इन्होंने इंडिया से रजिस्ट किया कि इंडिया से जुड़ने में एक समय पे रजिस्ट किया था, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर ही नहीं, यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी हमें प्रॉब्लम देखने को मिली, यहाँ पे भी ये देखने को मिला, ठीक है। केरला, देन गुजरात, और फिर कौन सा था कि जो 1966 में स्टेट बना, दैट वाज हरियाणा, ठीक है। क्लियर हुआ। इसका भी एक स्क्रीनशॉट लेके रखना है तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी रख लो अपने पास में। क्लियर है, समझ में आ गया, ये मैप वाली अंडरस्टैंडिंग भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है। मैप वर्क बहुत अच्छे से करना है, मैप वर्क पे ध्यान दो, मैप वर्क से सवाल आएंगे आपको। मैप वर्क का एक मैं अलग से क्वेश्चन बना दूंगा, कार्टून बेस पे एक अलग से क्वेश्चंस बन जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना इस कार्टून को देख लो, ठीक है। 1971 की है और एक 1999 की है। क्या दर्शा रही है पिक्चर समझ लो। मुझे यहाँ पे इंदिरा गांधी नजर आ रही है, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, बाकी सोचो एक तरफ इंदिरा गांधी और एक है, और एक तरफ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक कोएलिशन पार्टी है, और यहाँ पे एक तरीके से हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत यहाँ पे सिर्फ कांग्रेस का डिपिक्शन हो रहा है और अपोजिशन इतना सा, और यहाँ पे अपोजिशन इतना हो गया और कांग्रेस पार्टी इतनी, मतलब ऐसा थोड़ा सा सोचो, बस सोचने की बोल रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है कि गलत वो आपको सोचना है, ठीक है। ये रहा कार्टून, मैं हट गया यहाँ से, ठीक। नाउ व्हाट डज द पिक्चर इंडिकेट, ये पिक्चर क्या इंडिकेट कर रही है, इट डिपिक्ट्स द चेंज फ्रॉम सिंगल पार्टी डोमिनेंस टू मल्टी पार्टी अलायंस। सिंगल पार्टी डोमिनेंस हमें देखने को मिल रहा था 1971 में, यहाँ पे हमें कांग्रेस सिस्टम देखने को मिल रहा था, इस समय को हम बोलते हैं कांग्रेस सिस्टम,
और यहाँ पे हमें क्या देखने को, यहाँ पे हमें मल्टी पार्टी अलायंस देखने को मिल रही है। यहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर अपनी सरकार बना ली। 1999 में ध्यान करो एनडीए की सरकार बन गई थी, कांग्रेस उस समय पावर में नहीं थी, ठीक है। विच पार्टी इज रेफर टू एज वन पार्टी डोमिनेंस? ऑफकोर्स दी कांग्रेस। कौन सी पार्टी को वन पार्टी डोमिनेंस के तौर पे? तो कांग्रेस इज रिफर्ड एज दी वन पार्टी डोमिनेंस, दैट इज कांग्रेस। विच पार्टी इज रिफर्ड एज वन पार्टी डोमिनेंस? सो दैट इज दी कांग्रेस। हु इज द फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन द कार्टून? कौन सी फीमेल प्राइम मिनिस्टर है यहाँ पे? मिसेस इंदिरा गांधी, ठीक है, मिसेस इंदिरा गांधी। क्लियर है, समझ में आ गया। नाउ यहाँ पे आते हैं अब हमारे 6 मार्क्स के क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। What was the economic condition of country when emergency was declared? इकोनॉमिक कंडीशन बताओ कंट्री की जब इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी। क्लियर है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगेन चैप्टर पढ़ा होगा वो वाला, तो सारी चीज़ें ध्यान होगी। डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस वाला, पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम वाला, ये जो 2-3 चैप्टर्स हैं इनका क्लब करके आपको लिखना पड़ेगा। एक चैप्टर का नहीं, ये 2-3 चैप्टर क्लियर होंगे तो आपको ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है। In the election of 1971, Congress has given the slogan of Garibi Hatao, that is remove poverty. However, the social and economic condition in the country did not improve much in 1971-1972. कांग्रेस ने 1971 के इलेक्शन में गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन हम लोग देखते हैं कि हमारे देश की सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं हुई थी, कंडीशन इंप्रूव नहीं हुई थी, ठीक है, कंडीशन इंप्रूव नहीं हुई थी 1971-72 के तहत। The Bangladesh crisis had put a heavy strain on India's economy. About 8 million people crossed over the East Pakistan border into India. This was followed by war with Pakistan. After the war with US government, after the war, the US government stopped all the aid to the India. यहाँ पे हमने बांग्लादेश वाला क्राइसिस हमें देखने को मिला था। हमारा वार हुआ था पाकिस्तान से, जिसमें कि हमने बांग्लादेश को अलग किया। और यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि एक तरीके से ये जो बांग्लादेश था उस समय हम लोग जो देख रहे थे कि अबाउट 8 मिलियन पीपल कॉस्ट, ये जो ईस्ट पाकिस्तान था और आज का बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान से बहुत सारे लोग कहाँ पे चले गए थे? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जाके चले गए थे, तो और प्रेशर बढ़ा। फिर हमारा जब वार हुआ तो यूएस गवर्नमेंट ने हमारी सारी एड वगैरह रोक दी, तो और इकोनॉमिक प्रेशर पड़ा। In the international market, oil prices increased manifold during this period. This led to all-round increase in the price of commodity. इस समय पे ही इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस बढ़ जाते हैं, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारे ऑयल प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो इसके चलते महंगाई आ जाती है देश में, सभी के दाम बढ़ने लग जाते हैं, सभी प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ने लग जाते हैं। तो इसके चलते हम लोग क्या देखते हैं कि सारे प्रोडक्ट्स में महंगाई हो जाती है, ठीक है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ वॉज लो and unemployment was very high, particularly in rural areas. In order to reduce expenditure, the government froze the salary of its employee. This caused further dissatisfaction among the government employee. यहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ एक तरीके से कम हो गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था, रूरल एरियाज में और ज़्यादा सिचुएशन खराब देखने को मिल रही थी, और खर्चा कम, गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग कम करने के लिए जो गवर्नमेंट के जो लोग थे, जो सरकारी लोग थे, ठीक है, गवर्नमेंट ने उनकी सैलरी को रोक दिया, उनकी सैलरी नहीं पहुंची, तो इस चलते गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हो चुके थे। मॉनसून्स फेल्ड, ठीक है, मॉनसून्स फेल्ड इन 1972-1973. दिस रिजल्टेड इन द शार्प डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी. Food grains output declined by 8%. There was a general atmosphere of dissatisfaction with the prevailing economic situation all over the country. मॉनसून उस समय फेल हो गए थे, मॉनसून फेल की वजह से ऑफकोर्स खेती में ये समस्या आने लग गई, फूड ग्रेन का जो आउटपुट था वो कम हो गया, 8% से हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो गई, तो एक तरीके से यहाँ पे एग्रीकल्चर पे भी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक देखने को मिला। तो चारों तरफ हम लोग देख रहे थे कि डिससेटिस्फैक्शन ही डिससेटिस्फैक्शन देखने को मिल रहा था पूरी कंट्री में। तो ये वाली चीज़ भी यहाँ पे समझ में आ गई, मॉनसून वाली, और ये वाली चीज़ भी तुम लोग यहाँ पे मेंशन कर दोगे। क्लियर है, तो ये वाला क्लियर हो गया। नाउ एग्जामिन एनी 6 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। आप 6 कॉन्सिक्वेंसेज बताओ सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन, सोवियत यूनियन का जो डिसइंटीग्रेशन है उसकी वजह से हमें क्या बताना, उसकी वजह से जो 6 कॉन्सिक्वेंसेज है हमें वो यहाँ पे बताना है, ठीक है। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, end of Cold War confrontation, the ideological dispute over the whether the socialist system could beat the capitalist system
वॉज नॉट एन इशू एनी मोर। यहाँ पे हमें एक आइडियोलॉजिकल वार हमें एक एंड होते नजर आया, दैट इज सोवियत यूनियन और सोशलिस्ट सिस्टम का जो एक कोल्ड वार का समय पे जो एक आइडियोलॉजिकल बैटल चल रही थी, वो आइडियोलॉजिकल बैटल यहाँ पे हमें एंड होते यहाँ पे नजर आई। क्लियर है? ठीक है। एंड टू आर्म रेस एंड अ पॉसिबल न्यू पीस, बट करेंटली रशियन इन्वेजन इन यूक्रेन डिस्ट्रॉय दैट पॉसिबिलिटी। हमें आर्म रेस और जो न्यू पीस है वो हमें देखने को मिला, लेकिन आज की तारीख में जो रशिया यूक्रेन का जो चल रहा है वो कहीं ना कहीं इस पॉसिबिलिटी को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा करंट टच देना है तो यू कैन गिव, ये नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, सिर्फ इतना ही लिख दोगे और इसको एक्सप्लेन कर दोगे, इनफ है। ठीक है, करंट लिखना है तो ही लिखना, नहीं पता है तो बिल्कुल लिखने की कोशिश मत करना बच्चों। नहीं पता है तो हमें बिल्कुल करंट में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखें। क्लियर है? Now power relation change in the world. Now one superpower will dominate and create a unipolar system, or a different countries or group of country could become important player in the international politics. पावर रिलेशन बदल गए हैं आज की तारीख में, यूनिपोलर वर्ल्ड से मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गया, ये वाली चीज तुम लिख सकते हो। यूएसए बिकम द सोल सुपर पावर, कैपिटलिज्म बिकेम द डोमिनेंट फिलोसफी। यूएसए एक सोल सुपर पावर बन गया। कैपिटलिज्म क्या है? कैपिटलिज्म एक तरीके से एक डोमिनेंट फिलोसफी के तौर पे हमें नजर आया। The notion of liberal democracy emerged as emergence of many new countries. The best way is to organize political life. Democracy ही democracy हमें देखने को नजर आई। The international system saw many new players emerge, each with its own identity, economic, political interest, difficulty. नए हमें countries, नई identities हमें देखने को मिली है और अलग अलग players यहाँ पे आए हैं। Clear है? ठीक है। Now mention any six post Cold War changes that have necessitated reform to make United Nations work better. हमें 6 post Cold War changes के बारे में बताना है that have necessitated reform to make United Nations work better, जिसमें कि United Nations के वर्क को और बेटर बनाया है। ठीक है। Following are the post Cold War changes that have necessitated reform to make UN work better. ठीक है। The US stand as only superpower after the disappearance of Soviet Union. US का stand ही एक only superpower का stand बचा है after the disappearance of the Soviet Union. The terrorist attack of 1911 compelled the UN to work better to maintain peace and order. जो terrorist attack है 1911 का, उसने compel किया है to work better to maintain peace and order. Rising China as a big power was also a check on US. Rising China के बारे में, UN is also involved and affected by worldwide problems like AIDS, terrorism, nuclear weapons, environmental globalization, etc. ठीक है, UN जो UN है वो also involved है और affected है worldwide problems से, terrorism, nuclear weapon, इन सारी चीज़ों से। ठीक है। आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वार many newly independent country emerge. After the end of Cold War, new developing nations like India emerge as economically developed nation and not fully economically backed upon UN. और बहुत सारी कंट्री इकोनॉमिकली डेवलप होने लग गई, सारी कंट्रीज यूएन के उप आधारित जो थी, जैसे एक समय पे इंडिया भी हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे, आज की तारीख में हम खुद लोन दे रहे हैं, हम इन पे डिपेंडेंट नहीं है। क्लियर है? तो ये कुछ पॉइंट्स है दैट यू कैन राइट ओवर हेयर। क्लियर है? तो इसी के साथ हमारा सैम्पल पेपर बेटा होता है यहाँ पे समाप्त। ऐसे ही करके मैग्नेट ब्रेन्स पर हम आपको सैम्पल पेपर्स और बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा सीरियसली लीजिएगा, ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीरियसली इन चीज़ों को पढ़िए, सीरियसली आप इन सारी चीज़ों को लीजिए, इन सैम्पल पेपर को सॉल्व कीजिए। कुछ समस्या आ रही है सैम्पल पेपर में, कोई क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया तो वो मैं आपको बता चुका हूँ, उनको कैसे डील करना है। क्लियर है? अच्छे से पढ़ो, बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर करो, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उन एनसीईआरटीज़ की वो लाइन बाय लाइन इंपॉर्टेंट है। सो मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो आप लोग यूट्यूब से एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन बहुत बार आपकी तरफ से शिकायत आती है कि सर हमको यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन मैग्नेट ब्रेन्स लेके आया है, वो है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट के लिए गूगल पे जाओ, गूगल पे magnetbrains.com लिख के सर्च पर क्लिक करो, वहाँ से वेबसाइट ओपन अप हो जाएगी।
सर बहुत आलसी आ रही है तो एक काम करो, प्ले स्टोर पे जाओ, प्ले स्टोर से मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप के माध्यम से भी आप उन सारी चीज़ों को, इन सारे वीडियोस को आप ऐप के माध्यम से भी एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपको ऐप पे भी जो वीडियोस मिलेंगे 100% फ्री रहेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स आपसे हाई क्वालिटी एजुकेशन का वादा करता है। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, बुक्स है, ई बुक्स है। अगर आपको इनके बारे में जानकारी और जानना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप वहां पे जाके ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पर इन तमाम कोर्सेज के वीडियोस आपको एकदम 100% फ्री मिलेंगे, चाहे CBSE इंग्लिश हिंदी मीडियम हो, NTSC हो, ओलंपियाड हो, नीट हो, ठीक है, स्पोकन इंग्लिश वगैरह हो। इन तमाम कोर्सेज के वीडियो आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर एकदम 100% फ्री मिलेंगे। आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स के इंस्टाग्राम हैंडल से, फेसबुक पेज से, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ट्विटर से फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए, अपने स्कूल, कॉलेजेस, ट्यूशन, भाई बहनों को बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए सैंपल पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।